बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, इसका अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर 2 हम करेंगे। और पेपर 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डेव ऑन्स ए बिजनेस, ये हमारा, अगर आप क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसको हमने किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर क्या था कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री कि उसकी प्राइम एंट्री, डॉक्यूमेंटेशन की आइडेंटिफिकेशन के कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस जगह पर यूज़ होता है, ये कंसेप्ट था। इसके अंदर हमने लेजर को देखा था कि लेजर के अंदर अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फिगर्स को बुक ऑफ प्राइम एंट्री से तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से अगर लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट हो रही है तो इस किस्म के कंसेप्ट्स थे जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये भी हम हल कर चुके हैं, आपको क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। बीएच स्पोर्ट्स क्लब था कि जिसके अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। इसके अंदर हमने देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस तरीके से बनता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप वहाँ जाकर देखें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है वो किस तरीके से बनता है, सब्सक्रिप्शन जो उसका मेजर रेवेन्यू पार्ट्स होता है वो किस तरीके से करता है, ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जिसके अंदर हम बातें करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको किस तरीके से हम बनाते हैं। अगर हमें इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हाउ हाउ वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, डिफरेंट जो किस्म की एडजस्टमेंट्स हैं उन एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट किस तरीके से होता है, उनको इनकम स्टेटमेंट जब बना रहे होते हैं तो किस तरीके से उनको हम प्रेजेंट करते हैं। और तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा हेल्पफुल है। और क्योंकि ये रिसेंटली 2020 के ये पेपर्स हैं जो हम कर रहे हैं, इस टाइम क्वेश्चंस हैं, तो इसी से मिलते जुलते हैं। इंशाल्लाह जब आप एग्ज़ाम्स के अंदर जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम्स के अंदर भी इसी किस्म के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको रिफ़्रेश करना, या वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन दोनों के लिए बड़ा हेल्पफुल किस्म के ये चीज़ें हैं। अगर आप क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो ओ लेवल की आपको अच्छी खासी वीडियोस मिलेंगी जो पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स हैं। कैम्ब्रिज का स्पेशली जो स्पेसिमेन पेपर है जो उनकी वेबसाइट पर पड़ा है वो मैंने पूरा हल किया है, पेपर 2 वो भी मिल जाएगा आपको, तो उसको ज़रूर देखें जाके, आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल है। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर अवेलेबल एट दैट डेट, कि जेपी लिमिटेड से इनका जो ईयर एंड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करें सबसे पहले कि 30 सितंबर को इनका ईयर एंड होता है। और ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नीचे आपको पता चलेगा कि ये जो मांग रहा है चीज़ें, फिर एडजस्टमेंट के अंदर इसका बड़ा अमल दखल होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि जब सवाल पढ़ते हुए आते हैं तो बस सवाल पढ़ते हैं और नीचे चले जाते हैं। अब सवाल जब पढ़ना शुरू करें तो उसका पोस्टमार्टम करें बाकायदा, समझते हुए सवाल को अगर आप जाएंगे और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर जवाब देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी सारी जो इंटरलिंक हैं, जो लिंकेजेस हैं वो बन चुकी होंगी। पहला वाला हमारा कहता है 7% डिबेंचर, और इसके आगे 2026 है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बिज़नेस है हमारा लिमिटेड कंपनी, इसमें देखें फाइनेंस दो तरीक़ों से। एक तरीका तो फाइनेंस के आने का ये है कि अपने शेयर्स इशू कर दिए, एक तरीका ये है कि बैंक से लोन ले लें, एक तरीका ये है कि बिज़नेस खुद अपने डिबेंचर कुछ एक डिबेंचर जो है इशू कर देता है। डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर इस तरीके के एक एक आप कहीं यूँ समझ लें कि इसमें कंपनी ये आपको एश्योरेंस देती है कि जो लोग उनको लेंगे उसको, जैसे यहाँ पर है कि 7% जो है उनको इंटरेस्ट मिलेगा। वेदर बिजनेस इज प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, कि चाहे वो प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए, इन इधर वे जो लोग इसको लेंगे और पैसा बिजनेस को देंगे उनको 7% जो है इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो इनकी जो पीरियड है वो 2026 में जाके जो इन्होंने असल रकम कंपनी को दी है वो इनकी वापस हो जाएगी 2026 में। तो 2026 रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात को कि ये डिबेंचर की जो प्रिंसिपल अमाउंट है, दो चीज़ें होती है ना, देखें, एक तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल अमाउंट का मकसद है जो असल रकम आपने लगाई इसके ऊपर क्या मिलता है। अगर बैंक में भी आप पैसा लगें तो इंटरेस्ट मिलता है ना आपको। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 2026 के अंदर वापस हो जाएगी, और प्रिंसिपल इंटरेस्ट कंपनी कहती है 7% देंगे। तो ये डिबेंचर्स हैं, 20,000 का अमाउंट है, इसका 7% आप लगा लें तो पता चला 1400 रुपये, 1400 साल का इंटरेस्ट बनेगा इसका।
तो ये आप जहन में रखें। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको 44,000 के दे रहा है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस हैं सीधे सीधे कि बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और इस किस्म की चीज़ें जो मैनेज हो रही हैं बिजनेस के अंदर, वहाँ पर $44,000 का खर्चा आया। कैरिज इनवर्ड का मकसद है कि जो माल जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उस माल को लाने में कंपनी तक, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कि इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि ये किस किस्म का बिजनेस करते हैं। फर्ज कर लेते हैं ये थोड़ी देर के लिए कि इनका फर्नीचर का बिजनेस है, ये फर्नीचर खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। तो फर्नीचर जिन लोगों से खरीदेंगे उसे अपना जो आउटलेट है या जहां ये बेचते हैं वहां तक लाने में उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो होगी। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे कैरिज इनवर्ड भी कहते हैं कि उसको यहाँ तक लाने में जो पैसे लगे तो 1500। ये जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बना रहे होंगे तो परचेजेस में इसको ऐड कर देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि एक्चुअली जो माल खरीदा वो हमें कितने का पड़ा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है कि जब ये जो भी माल ये काम करते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो $38,000 की है। डेबेंचर इंटरेस्ट पेड कहते हैं, डेबेंचर का इंटरेस्ट हमने 700 पे किया है और हमने निकाला था ऊपर के 1400 बनता है पूरे साल का। तो इसका मकसद है मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 6 महीने का इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है। 6 महीने का बाकी है, वो देखते हैं नीचे क्या बताता है हमें। इन्वेंट्री है 1 अक्टूबर 2019, क्योंकि हम 30 सितंबर 2020 के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं, 30 सितंबर 2020। तो 1 अक्टूबर 2019 को इनका साल शुरू हुआ था। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो माल बिकने से रह गया था पिछले साल वो ओपनिंग इन्वेंट्री बन गया और वो 66,000 का है। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स एट बुक वैल्यू के नॉन करंट एसेट्स जो थे उनकी बुक वैल्यू जो थी वो $610,000 थी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर आप देखें तो ये 1000 का है। इसका मकसद है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 1000 रुपीज़ जो डॉलर जो है वो हमें अपने कस्टमर से नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर अगर आप कराची फिर अगेन वो कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो मैंने इरिकवरेबल बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की पूरी ट्रीटमेंट पे आई थिंक 3-4 लेक्चर्स हैं मेरे। अगर आप उसको देख लें तो आपको ये वाला पार्ट ज़िंदगी में कभी आपको परेशानी नहीं होगी और आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि क्या है। तो जाके ज़रूर देखें उनको। इसकी ट्रीटमेंट हम यहाँ भी करेंगे और वहाँ तो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं इसके ऊपर पूरे। उसके बाद परचेजेस की तरफ आ जाते हैं कि जो माल इन्होंने खरीदा वो 263,000 का खरीदा। रेवेन्यू का मकसद है सिंपल, आपको पता है कि जो माल जो भी ये बिजनेस करते हैं उसका रेवेन्यू हमारे पास ये आया। ट्रेड रिसीवेबल का मकसद है कि कस्टमर से जो पैसा लेना है ये हमारा एसेट है, तो ये एसेट हो गया हमारा। अब अगर इसके अंदर हम एसेट्स और एक्सपेंस की बात करें और लाइबिलिटी की बात करें तो देखें ये तो डेबेंचर हमारी लाइबिलिटी हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस और एसेट के दरमियान फ़र्क क्या होता है? एसेट वो होता है कि जिसका बेनिफिट अभी आपको मिलना बाकी है और एक्सपेंस वो होता है जिसका बेनिफिट आपको मिल गया है। तो दीज आर द कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल कि एसेट हर वो चीज़ जिसका बेनिफिट इकोनॉमिकल बेनिफिट्स आपको मिलेगा अभी, और एक्सपेंस वो है जिसका बेनिफिट आपको मिल गया है। इसी तरीके से लाइबिलिटी वो है जो आपको यू हैव टू पे, जो आपको पे करनी है। जैसे यहाँ पर अगर हम आए कैरिज इनवर्ड, ये भी एक्सपेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी एक्सपेंस है। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ये भी एक्सपेंस है। इन्वेंट्री जो है जो माल बिकने से रह गया ये आपका एसेट है। नॉन करंट एसेट्स तो हैं ही एसेट्स, वो जिनका बेनिफिट्स आपको मोर देन 1 ईयर तक पहुंचता है उसको नॉन करंट कहते हैं, और विद इन 1 ईयर अगर आपको जिस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा वो करंट एसेट्स कहलाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेसिकली इसकी कॉन्ट्रा एसेट्स की नेचर है कि ये आपके ट्रेड रिसीवेबल को कम करता है। और परचेजेज आपकी कॉस्ट हो गई उठा के, क्योंकि रेवेन्यू, क्योंकि ये रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है, रेवेन्यू आपकी इनकम हो गई और ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट है। तो ये थोड़ा सा आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर हैं कि एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होती है, लॉस क्या होता है, ये डेबिट होते हैं, ये क्रेडिट होते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी आसान करेंगी चीज़ें। आगे आते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस किस्म के सवालों में दी हुई होती है। एक तो बैलेंसेस उसने आपको दे दिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 2020 वाज वैल्यूड एट $59,000। $59,000 का माल बिकने से रह गया। अब देखिए अगर $59,000 का माल बिकने से रह गया और मैं यहीं अगर समझने की कोशिश करूं तो ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे इसने दी हुई है, ये ओपनिंग है, ये एंडिंग है। ये ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। कॉस्ट हमें परचेजेस ये दे दी इसने, एक आइटम ये आ गया, और कैरिज इनवर्ड भी दे रहा है। तो कैरिज इनवर्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री,
और परचेजेज और एंडिंग इन्वेंट्री, इन चार चीज़ों को अगर मैं देखूं तो क्या होगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री में मैं परचेजेस को ऐड करूंगा, परचेजेस में कैरेज इनवर्ड को ऐड करूंगा, तो ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स बन जाएगा। इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला पार्ट तो देखें, इसी के अंदर मैंने आपको निकाल कर बताया है कि ये सिंपल सिंपल सी फिगर है, अगर आप इसको देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका बन जाएगा। आगे आ जाएं, इंटरेस्ट ऑन द 7% डिवेंचर 2026 हैड बीन पेड अप टू 31 मार्च 2020 के इंटरेस्ट जो हमने पे करा ऑन द 7% डिवेंचर 2026 हैड बीन पेड अप टू 31 मार्च तक का हमने पे किया है। बात भी देखें समझ में आती है, क्योंकि हमने देखा था कि पूरे साल का 1400 बनता है, इन्होंने तो सिर्फ 700 पे किया, तो 6 महीने का इन्होंने पे किया है, लेकिन 6 महीने का एक्रूड हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट समझते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट का मकसद ये है कि एक्रूड इंटरेस्ट है 700 का, यानी ये लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर एक तो एक्सपेंस बन गया कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 700 रुपीज से। तो ये जहन में रखें कि 700 रुपए तो पे कर दिए हैं, लेकिन 700 रुपए पे करने बाकी हैं, जो बिजनेस का एक्सपेंस बन चुका है, और 700 रुपए की ही लाइबिलिटी बनेगी। तो ये आपकी समझ में आना चाहिए कि यार 700 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 700 का एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए। Administrative expenses included rates of $1,200 for the 6 months ending 31st March 2021। 21 की बात कर रहा है, 31 मार्च, और हम बैठे हुए हैं सितंबर। अगर सितंबर से महीने गिने तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के रेट्स का मकसद क्या है? रेट्स का मकसद होता है कि जो हमारी प्रीमिसेस है जिसके ऊपर हम ये सब काम कर रहे हैं, उसके जो टैक्सेस हमें गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं वो रेट्स कहलाते हैं। तो रेट्स 6 महीने के जो हैं वो इसके अंदर शामिल है, जो एडवांस हमने दिए हुए हैं। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को देखूं ऊपर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मुझे ये दी हुई है 44,000 की, उसके अंदर से 1,200 जब इनकम स्टेटमेंट में बनाऊंगा तो माइनस कर दूंगा। माइनस क्यों करूंगा? माइनस इसलिए करूंगा कि ये मेरा प्रीपेड है, ये मेरा एसेट है जिसका बेनिफिट अगले अगले 6 महीने तक मुझे मिलना बाकी है। तो ये आप जहन में रखें कि ये हम माइनस कर देंगे वहाँ से। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ $800 वर आउटस्टैंडिंग एट 30 सितंबर 2020 कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 800 की आउटस्टैंडिंग थी, यानी कुछ तो हमें उसने बता दी कि भाई ये तो मैंने पे कर दिया है 38,000, लेकिन $800 जो है वो पे करने बाकी हैं, लेकिन एक्सपेंस बन गए हैं। तो एंट्री क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को हम डेबिट कर देंगे और इसका जो पेएबल है वो क्रेडिट हो जाएगा 800 से। तो समझने का जो काम है वो ये है कि ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है उसके अंदर ये कॉस्ट 800 की प्लस हो जाएगी इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए, और अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो फिर इसकी लाइबिलिटी 800 की हमारे पास आ गई। आगे कहता है नॉन करंट एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करते हुए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है कि जितनी भी आपके पास नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना वो इस्तेमाल हो चुका है उसको माइनस कर दें, ये बुक वैल्यू आ जाएगी और उस बुक वैल्यू पे 10% लगा दें। रिड्यूसिंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि आप हर साल अगर निकाल कर इसको देखें तो आपका डेप्रिसिएशन हर साल कम होता हुआ आपको नजर आएगा, वहीं से यह ड्राइव हुआ इसका नाम, जिससे रिड्यूसिंग कहते हैं या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। हम अगर ऊपर जाके देखने की कोशिश करें तो उसने हमें बुक वैल्यू खुद दे दी है। बुक वैल्यू देने का मकसद है स्ट्रेट हम 6,10,000 रुपए के ऊपर ये 10% अप्लाई कर देंगे तो ये डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आ जाएगी हमारे। इररिकवरेबल डेट्स ऑफ $500 आर टू बी रिटर्न ऑफ। इररिकवरेबल डेट्स जो है वो क्या होंगे? कहता है उसको हमें वो हमारे क्या हो जाएंगे? टू बी रिटर्न ऑफ। टू बी रिटर्न ऑफ का मकसद क्या है कि हम इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। या बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट करके हमने क्या करा? दो तरीके हैं, आप इनकम स्टेटमेंट को डायरेक्ट डेबिट करें और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर दें। तो ट्रेड रिसीवेबल $500 से ये आ जाएगा। और ये रिटर्न ऑफ का मकसद दो चीज़ें होती हैं, देखें कंसेप्ट समझने के लिए बता रहा हूँ आपको कि अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो इसका मकसद है वी आर डेड श्योर अबाउट इट कि ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो इसकी ट्रीटमेंट ये होती है डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं प्रोविज़न की, तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हम मकसद हमें ये कंफर्म नहीं होता
कि यार हो सकता है कि बिल्कुल हमें कंफर्म नहीं होता है कि ये बिल्कुल ही पैसा नहीं देंगे, तो वी आर इन बिटवीन कि हम कहते हैं कि हमें पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, तो उसको फिर हम प्रोवाइड फॉर करते हैं अपनी बुक्स के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज से। तो जब भी रिटर्न ऑफ का आपको सवाल में दे तो आप क्या करें, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दें, इसकी हिट जो है वो इनकम स्टेटमेंट को डायरेक्ट पड़ जाएगी और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। प्रोविजन की ट्रीटमेंट ऐसे ही नहीं करते, उसमें ये करते हैं इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं, उसकी हिट भी इनकम स्टेटमेंट पे लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करते, बल्कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। दिस इज द डिफरेंस दोनों के अंदर। तो ये तो आप राइट डायरेक्ट एंट्री पास हो गई, इसकी हिट इनकम स्टेट, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल देखें क्रेडिट हो गया। आगे कहता है डायरेक्टर्स विश टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कि वो कहते हैं कि यार 2% हमें एक्सपेक्टेड है कि अपने ट्रेड रिसीवेबल के कस्टमर से नहीं मिलेगा। तो देखें ट्रेड रिसीवेबल है कितना ऊपर, ये है 80,500। मैं अगर इसको यूं करूं थोड़ी देर के लिए कि 80,500 में से मैं 500 को माइनस कर दूं, क्यों माइनस करूं, क्योंकि ये तो मैंने राइट ऑफ कर दिया ना, मैंने खत्म कर दिया। तो 80,500 में से अगर मैं 500 को माइनस करता हूं तो ये 80,000 आता है मेरे पास। ये ट्रेड रिसीवेबल है, हमेशा माइनस कीजिएगा राइट ऑफ को, फिर परसेंटेज लगा दें। इस पे कहता है 2%, मैं जब इसका 2% निकालता हूं तो ये 1600 बनता है मेरे पास। ये 1600 जो है ये कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर इतनी रकम होनी चाहिए इस साल के अंदर। तो हमारे पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है ये देखें जाके, ऑलरेडी हमारे पास देखें ये पड़ा हुआ है 1000। तो ऑलरेडी आपने जब प्रीवियस ईयर्स के आप बना रहे थे तो ऑलरेडी 1000 रुपये आपके पास हैं, और आपको रिक्वायर्ड कितने हैं इस साल में 1600। इसमें से सिंपल इत्मीनान से ये ऊपर वाली फिगर माइनस कर दें, तो ये जो 600 रुपये की $600 की रकम आपके पास आई है, ये एक्चुअली इसकी एंट्री पास होगी, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करेंगे 600 रुपीज से। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। और इस पर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि इसके ऊपर पूरे लेक्चर्स हैं मेरे, आप जाके रिकवरेबल बेड डेट्स के ऊपर, बेड डेट्स की ट्रीटमेंट कैसे होती है, इवन उसके अंदर एजिंग वाले सवाल भी हैं। अगर वो 2-3 लेक्चर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी एग्जाम के अंदर ये वाला पार्ट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ के लिए भी मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर करे कि क्या होते हैं। अब हम आगे की तरफ आते हैं। आगे कहता है, आगे बस खत्म हो गई स्टोरी। अगर आपका ये पोस्टमार्टम आपने मेरे साथ साथ किया है सवालात का, तो देखते हैं, ज़िंदगी आपकी आसान होनी चाहिए। ट्राई करते हैं कि क्या हुआ, क्या है, पूछता क्या है और हम कहाँ पहुँचे हैं। कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आप निकाल लें। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जब आप निकालने के लिए आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए कि 4 फिगर्स हैं आपके पास। हम देख लेते हैं उठा के कि यहाँ क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें, सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि एक पार्ट ए पार्ट में देखें ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 66,000 की। देखें ये 66,000 आपको मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेंगे। तो देखें ओपनिंग इन्वेंट्री ये 66,000 की आपके पास ये आ गई, ये आपने उठा के यहाँ लिख दी। इसके बाद परचेजेस मैंने आपसे कहा था, परचेजेस देखें सवाल के अंदर आपको दी हुई हैं, ये परचेजेस आ गई $2,63,000 की, ये परचेजेस आपने लिख दी उठा के। उसके बाद मैंने कहा था कैरिज इनवर्ड जो इस माल को आप तक लाने में जो पैसा लगा कैरिज इनवर्ड वो भी दिया हुआ है इसने 1500, ये आपने यहाँ ला के लिख दिया। ये आपके पास तीनों को जमा किया, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स आ गया। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने आपको नीचे दिया कि इसको आपने नीचे वाली फिगर को आप उठा के लेकर आए सुकून के साथ, ये $59,000। तो ये आपने यहाँ माइनस कर दी तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर चारों फिगर्स थी। अगर आपके सवाल जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर ये आपकी समझ में इसी तरीके से आप भी पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान सा पार्ट था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और भाई प्लीज़ इसमें एक काम कीजिएगा कि अपने दिमाग के जो खलिए हैं, जो सब बच्चे कुछ ये करते हैं कि सिंपल सी चीज़ों में भी वो उनका ज़हन ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि कुछ चीज़ इतनी सिंपल भी हो सकती है। तो चीज़ों को इतना ही रखें, कंसेप्चुअली समझें, उसमें कोई इन्वेंशन ना करें, जैसे वो आ रहा है वैसे ही समझें। इसमें 4 चीज़ें थी, 1 2 3 4 चीज़ों की मदद से आपने कैलकुलेट कर लिया। नो एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल काम है। ये पहला वाला पार्ट आपका हो गया। पहले वाले पार्ट के बाद अब दूसरे में आए, कहता है कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
एट 30 सितंबर 2020 ये बताएं कि इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि $600 का इंक्रीज करना होगा इस साल में, क्योंकि 1000 पड़े हुए थे आपके पास, ठीक है। इन्होंने भी यही किया होगा कि 80,500 में से $500 को माइनस किया, 2% अप्लाई किया, 1600 आ गया। इसमें जो बैलेंस दिया हुआ था ऑलरेडी वो माइनस किया, तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो गया, $600 आपके पास यहाँ आ गया। तो ये भी सिंपल आपके पास हल हो गया, सेकंड पार्ट भी। और उसके बाद हम अभी आगे आते हैं, आगे हमसे क्या कहता है, आगे कहता है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020। इनकम स्टेटमेंट बना लें, तो बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। देखें रेवेन्यू तो आपको दिया हुआ है उसने, ये भी बहुत सिंपल है अगर आप समझने की कोशिश करें, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। रेवेन्यू आपको दिए हुए हैं, रेवेन्यू आपके पास ये आ गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकाल चुके हैं, तो ये दो पार्ट तो आपके पास वैसे ही बड़े सिंपल से आ गए। रेवेन्यू आपका ये आ गया 529,000 का, कॉस्ट ऑफ सेल्स देखें आपने निकाली है ये, आप इसको लिंक कर दें ला के, ये यहाँ आ गई। तो ये 271,000 की पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये आपके पास आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लेस एक्सपेंसेस कर दें, एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऊपर से पढ़ते हुए चलते हैं। देखें ऊपर सबसे पहला पार्ट इसने क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर एक एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट क्या है कि हमने पढ़ा इसमें रेट्स जो दिए हुए थे $1,200 के, वो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे, तो ये आपका एसेट है। तो आप क्या करें, आप ये करें कि ऊपर जो एक्सपेंस दिया है 44,000 का, उसमें से माइनस कर दें आप 1,200 ये वाले, और ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए। उसके नीचे फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैरिज तो आपने इस्तेमाल कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन 38,000 का है, और डिस्ट्रीब्यूशन में एक एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट इसने कहा है कि $800 की कॉस्ट लग चुकी है, लेकिन उसकी पेमेंट आपने नहीं करी है, तो उसमें इसको जमा कर लें। तो देखें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी थी आपके पास, 38,000 थी, उसमें ये $800 और प्लस कर दें, ये आपके पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 38,800 आपके पास आ गई। ये आपने कर लिया। उसके बाद डेबेंचर इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, वो 700 है। और डेबेंचर इंटरेस्ट मैंने अच्छा कर, ये डेबेंचर इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले तो आपका जो ट्रेडिंग बिजनेस आप कर रहे हैं उसका आप ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालें पहले, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके ऑपरेशन से नहीं है। तो पहले तो ऑपरेशनली आप प्रॉफिट निकालें अपना, और उसके आखिर में जब आप आएँ तो फिर डेबेंचर की ट्रीटमेंट कीजिएगा। और इसलिए कि डेबेंचर तो आपने एक्चुअली लिया है लोगों से पैसा, तो इसका आपके ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड में ले आएंगे। इसके बाद हमने इनको इस्तेमाल कर लिया, फिर डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं कि 6,10,000 रुपये का ये था। और उसने हमें कहा कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की जो परसेंटेज है वो बुक वैल्यू के ऊपर लगती है। बुक वैल्यू कब आती है, जब किसी नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना वो इस्तेमाल हो चुका होता है वो माइनस कर देते हैं, तो बुक वैल्यू आती है। बुक वैल्यू के ऊपर जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की परसेंटेज है वो अप्लाई करते हैं हम। तो ये डेप्रिसिएशन देखें, डेप्रिसिएशन ये ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर आप अगर डेप्रिसिएशन को ऊपर भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेप्रिसिएशन था कितना, ये 610,000 थे, इसका 10% अगर आप निकालें तो 61,000 बनेंगे आपके। तो ये 10% की देखें, ये परसेंटेज की हुई है, ये आ गई। ये 61,000 देखें, ये लिखा हुआ नज़र आ गया आपके पास, ये आ गया। उसके बाद आ जाए इररिकवरेबल डेट्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वो जो इसने बात करी है कि जो कहता है 500 का राइट ऑफ करना है, इसकी एंट्री भी मैंने बताई कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये $500 जो है वो इसी तरीके से आ जाएंगे इररिकवरेबल डेट्स लिखकर, जैसे ये इसने लिखे हैं। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अमाउंट कितनी आएगी, वो 600 आएगी। ये है ट्रिकी पार्ट इसका। और वो 600 क्यों आएगी, क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन करके निकाला तो 1600 आया, उसमें से 1000 पहले दिया हुआ था, तो ये 600 हमने यहाँ लिख दिया। नॉन करंट एसेट्स हमने लिख दिया है, इन सबको जमा करके लेकर आए। 143,700 बनता है, उठा के इसमें से इसको माइनस कर दें, 114,300 बनता है। डेबिंचर के इंटरेस्ट के अंदर एक ही एडजस्टमेंट है, और वो ये है कि 700 रुपये दिए हुए थे, और ये पूरे साल, क्योंकि मार्च तक के थे वो, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर मार्च 2020 तक का आपने पे किया है। और एक्चुअली आप स्टेटमेंट कब बना रहे हैं,
30 सितंबर तक है, तो मार्च से आप महीने गिने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बनते हैं। 6 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना बाकी है, और मैंने यहाँ आपको बताया था 1400 है, इसलिए 700 आपने यहाँ प्लस कर दिया ताकि 1400 पूरा आ जाए। इसमें से इसको माइनस किया तो प्रॉफिट फॉर द ईयर $112,900 आपके पास आ गया। तो ये इनकम स्टेटमेंट आपने बना ली। बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप बहुत इत्मीनान से इस क्वेश्चंस को, 3-4 एडजस्टमेंट थी जो मैंने आपको समझाई, ये एग्जाम्स में रिपीट भी होती हैं। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की नहीं होगी। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में कहता है कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक in the correct column to indicate the effect on the equity of JP Limited of each of the following। कि ये जो चार जो चीजें दी, द फर्स्ट वन हैज बीन कंप्लीटेड एज एन एग्जाम्पल, कि पहला वाला जो पार्ट है वो उसने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है। तो देखिए पहला पार्ट क्या कहता है, कहता है इशू एडिशनल डेवेंचर। एडिशनल डेवेंचर का मकसद है, एक डेवेंचर तो इशू किए हुए हैं जो हम ऊपर देख कर आए, कहता है मजीद अगर डेवेंचर इशू करें तो उसका इक्विटी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए यहाँ समझने की बात थोड़ी सी कंसेप्चुअली समझें कि ये एसेट्स है और ये इक्विटीज है। ये बेसिक इक्वेशन आप अपने जहन के अंदर बिठा लें, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। इसको मैं मजीद अगर बाइफरकेट करूं तो एसेट्स दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाएंगे। इसमें करंट एसेट्स होगा और प्लस हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स, ये दो इसमें बढ़ गए। इक्विटीज को मैं बांटूं तो इसको लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। इक्विटी माने मालिक का लगाया हुआ पैसा। मालिक जो है वो अकेला आदमी है तो ऑनर्स इक्विटी होगा, और अगर हमारे लिमिट पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल हो जाएंगे, और अगर ये लिमिटेड कंपनी है तो ये शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब आ जाएं आगे, ये करंट एसेट्स ये तो वैसे ही रहेंगे, करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है। ये लाइबिलिटीज जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक करंट लाइबिलिटी होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। और ये ऑनर्स, नॉन करंट ये डिबेंचर जो है ना वो लॉन्ग टर्म या नॉन करंट, ये वाली लाइबिलिटी है आपकी जिस पे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ऑनर्स इक्विटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखें वो तो एंड के अंदर आ रहा है ना इस इक्वेशन के हिसाब से, तो इसका मकसद है कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ा। तो इसीलिए देखें आप यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा जो उसने हमें सवाल में दिया है, कि जो एग्जाम्पल दी थी वो इसलिए उसने दी कि भाई नो इफेक्ट है, ऑनर्स इक्विटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहन में रखिएगा उसने पूछा क्या है, कहता है कि इफेक्ट द ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मकसद क्या है, शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी के अंदर आपके शेयर्स हो गए, इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग ये होती है कि जब भी अकेला आदमी कारोबार कर रहा है तो इनकम होती है, लॉस होता है, वो उसकी इक्विटी में चला जाता है। जब ये लिमिटेड कंपनी होती है तो जो भी इनकम होती है, पहले साल हुई है तो फिर रिटेन्ड अर्निंग एक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ये इनकम और लॉस चले जाते हैं। तो वो रिटेन्ड अर्निंग जो है वो भी इनकम की तरह इक्विटी का पार्ट बनती है। फिर उसके अंदर रिजर्व्स वगैरह क्रिएट करते हैं, और जो जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको डिविडेंड वगैरह हम पे कर रहे होते हैं, तो डिविडेंड पे करते हैं तो रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाती है। अगर जनरल रिजर्व के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर वो पैसा जा रहा होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। पहला देखते हैं, कहता है इशू एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स। देखिए इशू ऑर्डिनरी शेयर्स अगर आपने इशू किया तो फिर तो श्योर शॉर्ट हो गया कि आपकी ऑनर्स इक्विटी बढ़ेगी। इसमें तो सोचने सिंपल हो गया है कि शेयर्स बढ़ेंगे तो इक्विटी बढ़ जाएगी आपकी, पैसा आएगा आपके पास, इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, पैसा आ जाएगा। पेमेंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स डिविडेंड, ऑर्डिनरी शेयर्स की पेमेंट करी है आपने। ऑर्डिनरी शेयर्स की पेमेंट करने का क्या एंट्री पास होती है कि रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर देते हैं और डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट कर देते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग आपको पता है, इनकम अगर डेबिट हो रही है तो कम हो गई ना, कम इनकम कम होगी तो फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ हम डिक्रीज के अंदर लिख देते हैं इसको उठा के। पेमेंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर जब होगा तो रिटेन्ड अर्निंग कम होगी, रिटेन्ड अर्निंग कम होगी तो ऑनर्स इक्विटी कम हो गई। प्रपोजल ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स डिविडेंड। अब प्रपोजल का मकसद है कि अभी सिर्फ प्रपोज किया है, ना अनाउंस करा है ना पेमेंट करी है। इन दोनों सूरतों के अंदर फिर नो इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि प्रपोजल तो बस एक प्रपोजल आपने कराया कि यार इतने % डिविडेंड हमें अपने शेयर होल्डर्स को देना है, अभी ना दिया है ना अनाउंसमेंट है, एक प्रपोजल है। प्रपोजल का कोई इफेक्ट अकाउंटिंग के ऊपर नहीं होता है, इसलिए नो इफेक्ट। ट्रांसफर फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग, जो जनरल रिजर्व के रिटेन्ड अर्निंग से जनरल रिजर्व के अंदर जब आया तो इस पे भी नो इफेक्ट होगा। इसलिए नहीं होगा कि रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व
दोनों के दोनों शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सॉरी अगर आप पैसा ले भी जाएं तो वो ओवरऑल अकाउंट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमने देखा, हम यहाँ देख लेते हैं कि ये चारों के अंदर क्या क्या करा है इसने। तो वही आपको देखें मिलेगा कि ये तो दिया हुआ था, ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज, और ये दोनों नो इफेक्ट आपके हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ख़त्म होता है इसके ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर होगा। एंड होप इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कि अगर होता है तो फिर ये पेपर आपका 2 सवाल रहते हैं इसमें, इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्ज़ाम कि आपको पूरे के पूरे जो सोल्ड पेपर हैं आप अभी तक देखते होंगे कि आपको कागज़ों में तो नज़र आ रहे होंगे कि सॉल्ट पेपर किए हुए होते हैं, लेकिन इनकी पूरी पूरी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं। आप अगर प्राचीन्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको सॉल्ट फॉर्म के अंदर मिलेंगी। एंड होप दे वुड हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम, कि आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प भी आपको करेंगी। और इसमें मज़ीद ये है कि जैसे अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम कि द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग अस द वेरी गुड फीडबैक, कि वो देते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, साथ के साथ उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो फिर पॉइंट आउट भी करते हैं। एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मेक वीडियोस ऑन दिस टू क्लैरिफाई देयर कंसेप्ट, so that they would be in a better position to attempt the examination paper and inshallah to get A+। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, और ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि इसको अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो जो कोलीग्स हैं अपने स्कूल में, आपके जो साथी हैं, उन तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इससे बेनिफिट, उनको दे शुड बी बेनिफिटिंग इट, कि उनको भी फ़ायदा हो इससे। और वहाँ यूट्यूब कराचीज एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, आप जाएंगे तो डिफरेंट लेक्चर्स मिलेंगे। मेरे कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स भी हैं जो मैंने रिकॉर्ड कराए हैं, आप अगर देखना चाहें तो उनको भी देखिएगा, वो आपको मोटिवेट करने में लाइफ में और आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर बहुत हेल्प करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।